हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस के बारे में कि जो पुराना कंपनीज एक्ट था 1956 और जो न्यू कंपनीज एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। राइट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस के बारे में। क्लियर? चलो जी, सबसे पहले समझते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। बेसिकली दिस इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये किसके ऊपर एक्ट है? ये पूरी की पूरी जितनी भी हमारी इंडियन कंपनीज हैं जो अंडर किसके रजिस्टर होंगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होंगी या पुराने कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके लिए ये गाइडलाइंस है बेसिकली, है ना। उन्होंने क्या बताया है इस एक्ट के अंदर कि कोई भी न्यू कंपनी जब भी फॉर्म होगी उसका इनकॉर्पोरेशन क्या होगा। बेसिकली जो भी कंपनीज इंडिया में रन करेंगी वो इनकॉर्पोरेट कैसे होंगी, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, डायरेक्टर्स कितने होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, कंपनी क्या क्या परफॉर्म करेगी, है ना। सो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये किसके ऊपर है? इंडियन कंपनी लॉ विच रेगुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि कोई भी कंपनी सेटअप कैसे होगा, उसका प्रोसीड्योर कैसे है, वो हम प्रीवियसली कर चुके हैं। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कंपनी की, क्लियर, सोसाइटी की तरफ या उनकी कंपनी की तरफ, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे और उन बोर्ड ऑफ मेंबर्स का या डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज क्या क्या है। देन वी हैव डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। अभी कंपनी फॉर्म तो हो गया है ना, उसको डिसॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे कोई भी कंपनी डिसॉल्व हो सकती है। राइट, फिर हम लोग बात करेंगे इसके डिफरेंशिएशन के ऊपर, चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल्स। क्लियर? 1956 ये जो आपके पास गिवन है ये 1956 के अकॉर्डिंग है, ये 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो पहले हमारे पास पार्ट्स हुआ करते थे जो कितने थे? 13 पार्ट्स थे। नाउ इन 2013 एक्ट वी डोंट हैव एनी पार्ट। क्लियर? फिर हमारे पास आते हैं चैप्टर्स पहले कितने थे? 26 चैप्टर थे। राइट नाउ कितने हैं? 29 चैप्टर्स इन आवर न्यू कंपनीज एक्ट 2013। फिर बात करेंगे सेक्शंस के बारे में। पुराने एक्ट में कितने सेक्शन थे? 658। कितने सेक्शन थे? 658। न्यू एक्ट में कितने सेक्शन है? 470, 470। सो ऑन एंड अराउंड 188 सेक्शंस जो थे, ठीक है, पुराने एक्ट में वो क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए। तो ये 188 सेक्शंस न्यू एक्ट में जो 2013 का कंपनीज एक्ट है उसका पार्ट नहीं है। क्लियर? फिर बात करते हैं शेड्यूल्स की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने एक्ट में कितने शेड्यूल्स थे हमारे पास? 15। कितने? 15 शेड्यूल थे। एंड नाउ वी हैव 7 शेड्यूल इन आवर न्यू एक्ट दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। पॉइंट क्लियर? चले आगे। यस, फिर बात करते हैं चेंजेस इन कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं जो पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं थे। सबसे मेन चेंज आया है ओपीसी जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। अभी बात करें बेसिकली 1 पर्सन कंपनी का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम कम से कम पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए 7 मेंबर्स की जरूरत है ना। मिनिमम टू मिनिमम 7, एटलीस्ट 7 मेंबर्स होना चाहिए। राइट, फिर हम बात करते हैं हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स की जरूरत है? 2। बट अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट न्यू इंट्रोड्यूस किया गया, ओपीसी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। अब इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर, एक डायरेक्टर से भी कंपनी को स्टार्ट किया जा सकता है। क्लियर? सेकेंडरी फिर क्या है? फाइनेंशियल ईयर, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। अब इससे पहले क्या था कि जितनी भी कंपनीज थी, चाहे तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल ईयर सेट कर लिया था या फिर ऐसे अपनी मर्जी से ही वो अपना फाइनेंशियल ईयर बना रहे थे। और उसके लिए क्या था कि जब शेयर होल्डर्स या कोई भी उसको कंपेयर करने की कोशिश करता तो बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि वो सेम नहीं था। ठीक है ना। सो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या कर दिया गया? सेम कर दिया गया कि जो भी कंपनी अभी रजिस्टर्ड होगी या पुरानी जो रजिस्टर्ड है, रन कर रही है एज अ कंपनी, सो उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकॉर्डिंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर ही बनानी पड़ेगी। क्लियर? चाहे वो 1956 में थी, ठीक है, कहने का मतलब रूल कब से लगा? आज से। चाहे ये एक्ट 2013 में आया है, बट सिमिलरली जो भी कंपनी इंडिया में रन कर रही है उन सबके लिए फाइनेंशियल ईयर सेम ही है। राइट, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में, किसमें? प्राइवेट
लिमिटेड जो कंपनी है हमारे पास उसमें इंक्रीज कर दिए गए। पहले अगर बात करें कितने थे 50, पुराने एक्ट में कितने थे 50, नाउ वी हैव 200। मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं 200। अगर मैं बात करूं मिनिमम की तो मिनिमम तो पहले भी 2 ही थे, ठीक है, मैक्सिमम बढ़ा के कितना कर दिया गया 200, कितना कर दिया गया 200। पब्लिक लिमिटेड मैंने बताया एटलीस्ट 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। क्लियर, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1। डन। चलिए, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है, इसको एक बार प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना अगर 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंशिएशन देखना है। ठीक है, चलो जी। फिर द कंपनीज एक्ट 2013 स्टिपुलेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर फॉर स्पेशल क्लासेस ऑफ कंपनीज। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक लेडी जो है डायरेक्टर। अभी ये किसके अंदर आया, ये वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 स्टिपुलेट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, कुछ स्पेशल क्लासेस ऑफ कंपनीज जिनकी नेटवर्थ अगर बात करें 500 करोड़, कितना नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़ का पूरे साल का टर्नओवर, ऐसी कंपनी इसको क्या बोला गया कि वो अपनी प्रॉफिट्स का, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहां पे डोनेट करेंगे, CSR में, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR पे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बने हैं। ठीक है, CSR पे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना। सो द कंपनीज एक्ट 2013 स्टिपुलेट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज टू स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर ऑन एक्टिविटीज इनिशिएटिव रिफ्लेक्टिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने एवरेज प्रॉफिट का जो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है उसके एवरेज प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इस कंपनी को देंगे या फिर कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट फिक्स किया है, विच एवर इज ग्रेटर। राइट। फिर इन्होंने 2 लॉ भी इस्टेब्लिश किए हैं जो पुराने लॉज को रिप्लेस किया है। दैट इज सबसे पहला है हमारे पास NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और कौन सा है हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, कंपनी लॉ बोर्ड को। ठीक है, एंड बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको रिप्लेस करके ये 2 न्यू बना दिए गए, दैट इज NCLT और कौन सा भाई हमारे पास NCLA। ठीक है ना। एक कौन सा बनाया गया हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक बना दिया NCLT, रिप्लेस इसको किया है हमारे पास कंपनी लॉ बोर्ड को। अब देखो जो भी चीजें रिप्लेस की हुई हैं, ठीक है ना, जैसे DICGC में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो DICGC बना है, ठीक है, जो सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, अब उस केस में क्या है कि वो मर्ज करके बना है, तो वो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। क्लियर। चलें आगे। यस, मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट क्लोज। अब यहाँ पे मेंशन किया गया कंपनी ना जब फॉर्म होती है, जब इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो एक चीज बनाती है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी बताती है बेसिकली कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ कोई भी कंपनी जो है फॉर्म हुई है ना, उस ऑब्जेक्ट बताती है कि बेसिकली पर्पस क्या है उसका कंपनी ओपन करने का। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेंशन करना पड़ेगा, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनीज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड, क्या मेंशन करना पड़ेगा, पर्पस। राइट। सेकेंडरी, एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी। ठीक है, इन फर्दरेंस देयर ऑफ, अगर कोई भी मैटर उनको लगता है कि कंपल्सरी है, जो उनको मेंशन करना चाहिए था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट बनाना चाहिए था, अगेन दे हैव टू मेंशन दिस। क्लियर। नेक्स्ट वन, द कंपनीज एक्ट 2013 proposes a fast track and simplified procedure for merger and amalgamation of certain class of companies such as holding and subsidiaries and small companies after obtaining approval of the Indian government। तो अगर ऐसी स्पेशल टाइप की कंपनीज हैं, ठीक है, इनका पहले क्या था कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर दिया गया ताकि ये कंपनी जल्दी से क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, न्यूली फॉर्म हो सके और डिले ना हो इनके काम में। तो ये चीज़ दोबारा से क्या किया गया है, इसको और एनहांस किया गया। क्लियर। चले नेक्स्ट वन, द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट
क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। अब क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स में क्या है, टू वे है, ठीक है, बोथ वे। चाहे कोई भी फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में आके किसी भी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, ठीक है, या फिर क्या करना चाहती है, अमेलगमेशन, तो अब यहाँ पे कर सकती है। क्लियर। सेकेंडरी अगर मैं बात करूं वाइसे वर्सा, चाहे तो इंडियन कंपनी किसी कहीं पे भी बाहर जाके फॉरेन कंपनी में फॉरेन कंट्री में जाके मर्ज करना चाहती है अपनी कंपनी को, या अमेलगमेट होना चाहती है तो भी हो सकती है, ठीक है ना, बोथ वेज। सो फॉरेन कंपनी मर्जेस विद एन इंडियन कंपनी एंड वाइसे वर्सा, बट इसके लिए प्रायर अप्रूवल इसके लिए प्रायर आपको जो है प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, किसका, आरबीआई का, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्लियर। एक चीज और बात ध्यान से सुनना, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर बिहेविंग लाइक शेडो बैंकिंग, है ना, ये एक्चुअल में बैंकिंग कंपनीज तो नहीं है, ठीक है, बट दे आर बिहेविंग लाइक अ कंपनीज, दे आर बिहेविंग लाइक अ बैंकिंग कंपनीज, सो वी कॉल्ड देम एज शेडो बैंकिंग, है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि शेडो बैंकिंग कौन प्ले करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आर द पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 1956 का पार्ट था, बट जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अब किसकी सब्सिडरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहले थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। तो ये एनबीएफसी जो है आरबीआई के अंडर आती हैं अभी। क्लियर। कहाँ आती हैं, आरबीआई के अंदर, पहले आरबीआई की सब्सिडरी था, नाउ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द होली ऑन सब्सिडरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इनिशियली जब सेटअप हुई थी सब्सिडरी किसकी थी, आरबीआई की। क्लियर है इतना पॉइंट। चलें आगे। यस, नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनर इन एनी एसोसिएशन पार्टनरशिप में बी अप टू, देखो पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारे पास उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए। पार्टनरशिप तो पूरा का पूरा बनाया, डीड भी बताई, सब बताया, बट पार्टनर कितने होने चाहिए ये नहीं बताया, मैक्सिमम नंबर नहीं बताया, मिनिमम बताया 2। सो इन दैट केस कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना कर दिया गया, प्रेस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 100, ठीक है। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, एक्सेप्ट स्पेशल क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है, एसोसिएशन और पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर, ठीक है, अगर सीएज हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, दोज हु आर गवर्न्ड बाय स्पेशल लॉज, ऐसे कोई भी एक्ट जो स्पेसिफिक लॉज के अंदर आते हैं उनके ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो चीज नहीं लगती। क्लियर। चलिए, एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर who has stayed in India for a total period of not less than 182 in the previous calendar year। अब इसमें ये क्यों किया, तो बेसिकली क्या है कि कोई भी जो भी डायरेक्टर है, जितने, क्योंकि एक डायरेक्टर से ज्यादा किसी कंपनी में हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर। अगर एमडी के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही एमडी होता है किसी भी कंपनी में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैनेजर और एमडी। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एक डायरेक्टर कम से कम इतने दिन इंडिया में होना चाहिए, मतलब रेजिडेंट होना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि ये चीज मतलब कंपल्शन करी गई 2013 के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट वन, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट all listed company should have at least 1/3 of the board as independent directors। कितने होने चाहिए, 1/3 जो बोर्ड है वो किसका होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। कौन सी कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपल्शन किया गया है, बाकी कंपनीज के लिए क्या है, सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रेस्क्राइब करेगी वैसे वो अपॉइंट कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो ऑफिस है वो मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर से ज्यादा जो है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम नहीं करेगा। क्लियर। पहला क्या बोला गया कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं दे हैव टू बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, पहली बात। दूसरी बात, अदर स्पेशल क्लास ऑफ कंपनीज के बारे में क्या बोला गया, कौन अपॉइंट करेगा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर से ज्यादा दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर एटलीस्ट 7 days नोटिस टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग।
बोर्ड मीटिंग बुलानी है अगर, तो आपको प्रायर आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा इन एडवांस, और वो भी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो द नोटिस में बी सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। जो भी कंपनी में उसका एड्रेस मेंशन है डायरेक्टर का, उसी एड्रेस पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, उसको डिलीवर करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये चेंजेस थे जो हमने डिस्कस किए कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि आपको जो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, या फिर आपके पास जो बेसिक एमसीक्यूज हैं, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, तो ये पोर्शन आपके लिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइस।